Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic provisions regarding registration of prospectus. यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी पब्लिक ऑफर के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है तो इस प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ऐसे किन किन पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो करना होता है या क्या क्या प्रोविजंस है जिनको ध्यान में रखते हुए प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन को एंश्योर किया जा सकता है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस। A prospectus needs to be prepared for its registration and contain all the matters specified by section 26 and the rules made thereafter। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन करना है प्रोस्पेक्टस का तो सबसे पहले तो आपको प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना होगा उसके रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसमें उन सारे पर्टिकुलर मैटर्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए जो सेक्शन 26 और इसके रूल्स के अंडर में दे रखे हैं। तो सेक्शन 26 और इसके द्वारा डिफाइंड रूल्स में जिन पर्टिकुलर मैटर्स को स्पेसिफाइड किया गया है वो सारे मैटर्स प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड होने चाहिए और उनके बेसिस पर प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर किया जाना एंश्योर करना होता है किसी भी कंपनी को। ये पहला प्रोविजन रहता है। सेकंड प्रोविजन क्या है इसके अंदर? डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अ प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड। द डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी टेकन एज द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है इसके अंदर कि जो भी प्रोस्पेक्टस आप प्रिपेयर करते हो इस पर एक डेट होनी चाहिए। अब बात ये आती है डेट कौन सी होनी चाहिए? डेट होनी चाहिए जिस दिन प्रोस्पेक्टस को पब्लिश किया गया है उस दिन की डेट प्रोस्पेक्टस पर नोट डाउन होनी चाहिए। मीन्स द डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी टेकन एज द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द साइनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब सिग्नेचर होने जरूरी है। सिग्नेचर मतलब क्या होगा? प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयर इन एज अ डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। यानी कि प्रोस्पेक्टस पर उन सारे पर्सन्स के साइन होने जरूरी होते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर असाइन होते हैं, जिन्हें कंपनी का डायरेक्टर कहा जा रहा है। उन सारे पर्टिकुलर डायरेक्टर्स के साइन होने जरूरी हैं या फिर कंपनी के जो प्रपोज्ड डायरेक्टर्स हैं उनके साइन होने जरूरी हैं या फिर जो ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं उनके साइन होने जरूरी होते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस। बिना सिग्नेचर के प्रोस्पेक्टस को आगे नहीं बढ़ाया जाता। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहता है इस केस में। नेक्स्ट प्रोविजन इज अप्रूवल बाय वेरियस एजेंसीज। जो भी ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस है उस ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस के रेफरेंस में कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं जिनका अप्रूवल जरूरी है। सबसे पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो पहले आपको इन पर्टिकुलर अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना होता है और उन अप्रूवल में सबसे पहला नाम आता है द लीड मैनेजर टू द इश्यू। यानी कि जो भी पब्लिक इश्यू फोकस किया रहा है कंपनी की तरफ से जिसके रेफरेंस में प्रोस्पेक्टस को आप तैयार कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग एक लीड मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है और ये वो लीड मैनेजर होता है जो इस इश्यू के रिगार्डिंग सारे मैटर्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो उस पर्टिकुलर लीड मैनेजर की प्रॉपर अप्रूवल होनी चाहिए सबसे पहले। The next approval must be of each of the stock exchanges where the securities of the company are listed or proposed to be listed। यानी कि उन सारे स्टॉक एक्सचेंज की भी प्रॉपर इसके अंदर रजामंदी होनी चाहिए, उनका भी अप्रूवल होना चाहिए जहां कंपनीज की सिक्योरिटीज लिस्टेड है या फिर जिनको लिस्टेड किया जाना है। उन पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस की भी प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरराइटिंग द इश्यू। यानी कि जो इसके अंडरराइटर्स होते हैं कंपनी के जो पब्लिक इश्यू है उसके जो अंडरराइटर्स हैं या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इस इश्यू को अंडरराइट कर रहे हैं उनका भी अप्रूवल होना जरूरी है। जब इन तीन पार्टीज का अप्रूवल हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं वेटिंग बाय सेबी। वेटिंग बाय सेबी का मतलब क्या होगा? अ प्रोस्पेक्टस इज वेटेड बाय सेबी टू एंश्योर एडिकेसी ऑफ डिस्क्लोजर as per directions of MCA Ministry of Corporate Affairs। The registrar shall not register a prospectus before it is vetted by SEBI। जब तक प्रोस्पेक्टस को
सेबी के द्वारा वेटेड नहीं कर लिया जाता है, प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट नहीं कर लिया जाता है, प्रॉपर्ली चेकड आउट नहीं कर लिया जाता है, तब तक इसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले जो सेबी है वो ये देखेगी कि जो भी इसके अंदर डिस्क्लोजर्स हैं उनको एडिकेट वे में प्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्शंस दी गई हैं उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर किया गया है या नहीं किया गया है, तो इसको हम वेटेड प्रोसेस का नाम देते हैं। तो इस वेटेड प्रोसेस को सेबी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, और जब वेटिंग कंप्लीट हो जाती है और वेटिंग कंप्लीट होने के बाद अगर सेबी सेटिस्फाइड है तब सेबी की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि जो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर लॉ या रूल्स या रेगुलेशंस के अगेंस्ट में नहीं है, यानी कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए ही इस प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर किया गया है और इसके अंदर प्रॉपर मैटर्स को स्पेसिफाइड भी किया गया है। अप्रूवल मिल जाता है जब सेबी से, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग दैट इज द डिलीवरी टू द रजिस्ट्रार। नाउ द प्रोस्पेक्टस along with all documents, approval and vetting certificate is delivered to the registrar for its registration। यानी कि एक बार जब प्रोस्पेक्टस वेटेड हो जाता है सेबी की बात से, तो यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोस्पेक्टस के साथ में अटैच करना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? एक तो अप्रूवल सर्टिफिकेट बाय ऑल द अथॉरिटीज़, जैसा कि हमने स्टेप नंबर 4 में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ जो सेबी के द्वारा वेटिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसके रिगार्डिंग एक वेटिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसकी एक कॉपी प्रोस्पेक्टस के साथ में अटैच करके इसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए डिलीवर कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसके बाद क्या होगा, जो रजिस्ट्रार है वो प्रोस्पेक्टस को प्रॉपर्ली रजिस्टर कर लेगा, लेकिन पहले ये देखेगा वो कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड थी प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर्ड करने के रेफरेंस में वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंपनी की तरफ से फुलफिल कर दी गई हैं या नहीं कर दी गई हैं। अगर उसे लगता है कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन के रेफरेंस में वो कंपनी की तरफ से फुलफिल कर दी गई हैं, उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो प्रोस्पेक्टस को प्रॉपर्ली अपने साथ रजिस्टर्ड कर लेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी कि जब प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाएगा तो उसके इश्यू के रेफरेंस में भी हमें कुछ प्रोविजंस को फोकस करना होता है। किसी भी कंपनी को इन प्रोविजंस को फॉलो करना जरूरी होता है। तो जब प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाता है क्या क्या प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग? द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज इश्यू ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इश्यूड टू द पब्लिक अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार। यानी कि जब तक कोई भी प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के द्वारा ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है तब तक उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिक के लिए इश्यू नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कंपलसरी कंडीशन है किसी प्रोस्पेक्टस की वो है कि इसको सबसे पहले रजिस्ट्रार के साथ में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड किया जाना जरूरी है। सेकंड प्रोविजन इज मैटर्स टू बी स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस। कौन कौन से मैटर्स है जिन्हें प्रोस्पेक्टस के फेस यानी कि फ्रंट में स्टेट किया जाना जरूरी है? क्योंकि जब प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर के पेजों में हिडन होती है, तो इसके जो फेस है यानी कि जो इसके फ्रंट है उसमें कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को स्टेट किया जाना जरूरी होता है। कौन कौन से हैं वो पर्टिकुलर मैटर्स? द वेरी फर्स्ट मैटर इज दैट अ कॉपी ऑफ इट हैज़ बीन डिलीवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार। सबसे पहले आपको एक कॉपी इसके साथ में अटैच करनी होती है जिसमें आप डिस्क्लोज करोगे कि जो इसकी एक कॉपी है प्रोस्पेक्टस की वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए डिलीवर की जा चुकी है और ये प्रोस्पेक्टस प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। सेकंड जो आपको डॉक्यूमेंट या मैटर स्पेसिफाइड करना होता है दैट इज स्पेसिफाई एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन टू बी अटैच्ड। यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट डिफाइंड है स्पेसिफाइड है तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी आपको प्रोस्पेक्टस के फेस के साथ में स्टेट करना होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द थर्ड प्रोविजन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद इन 90 days। यानी कि इफ a prospectus is issued after 90 days of the date of registration it shall not be a valid document as prospectus। यानी कि जब एक बार प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड हो जाता है टू द रजिस्ट्रार उसके 90 दिन के अंदर अंदर उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाना जरूरी है। अगर प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन की डेट
कि 90 दिन के अंदर अंदर इसको इश्यू नहीं किया जाता है, तो इस केस में ये प्रोस्पेक्टस एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। तो वैलिड डॉक्यूमेंट अगर बना रहे तो उसके लिए 90 दिन के अंदर अंदर इसके रजिस्ट्रेशन से इसको इश्यू किया जाना कंपलसरी रहता है। फोर्थ प्रोविजन क्या है इसके रिगार्डिंग? पेनल्टी फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन कंट्रावेंशन ऑफ दीज प्रोविजंस। अगर जो भी प्रोविजंस हमने डिस्कस किए हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर दिया जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन प्रोविजंस में से किसी भी प्रोविजन को फॉलो ना करते हुए प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर दिया जाता है तो इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर पेनल्टी को डिफाइन किया गया है। क्या है वो पेनल्टी? इस पेनल्टी के अकॉर्डिंग द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन ₹50,000 बट विच में एक्सटेंड टू ₹3 लाख। यानी कि इस पर्टिकुलर पेनल्टी के अकॉर्डिंग जो कंपनी है उस पर कम से कम 50,000 रुपये का फाइन पड़ेगा अगर वो इन प्रोविजंस में से किसी भी एक प्रोविजन को फोकस नहीं करती है या उससे ज़्यादा प्रोविजंस को फोकस नहीं करती है। और ये जो फाइन है, ये जो पेनल्टी है वो 3 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकती है। क्लियर? ये तो बात हो गई अबाउट द पेनल्टी। नाउ कम टू द लास्ट प्रोविजन इन रिगार्ड ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, furnishing copy of prospectus on request, where a request for a copy of the prospectus is made by any person, it shall be furnished to him before the closing of the subscription list and offer. If a company makes any default in complying with this off provision, it shall be liable to the penalty of ₹50,000 for each default. यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, पब्लिक में से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा अगर प्रोस्पेक्टस की कॉपी की रिक्वेस्ट कंपनी की तरफ से की जाती है तो जो भी उसकी प्रिस्क्राइब फी है या जो भी उसका एक प्रोविजन है उस प्रोविजन को फोकस करते हुए, उसको फॉलो करते हुए कंपनी को इसकी एक कॉपी यानी कि प्रोस्पेक्टस की कॉपी उस पर्सन को अवेलेबल करानी होती है। और ये कॉपी सब्सक्रिप्शन के क्लोज होने से पहले और उस ऑफर के क्लोज होने से पहले उस पर्सन को अवेलेबल करा देनी होती है कंपनी को। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि क्लोज जो ऑफर है, जो भी सब्सक्रिप्शन है या फिर जो ऑफर है उसके क्लोज होने से पहले उसकी कॉपी उस पर्टिकुलर पर्सन को अवेलेबल करा दी जाए। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो भी कंपनी को एक प्रॉपर पेनल्टी कंपनी को बढ़ जाती है और हर डिफॉल्ट के लिए कंपनी को 50,000 रुपये पे करने होते हैं। तो इस तरीके से इट इज़ वेरी और हाईली रिक्वायर्ड टू फर्निश कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू एनी ऑफ द पर्सन ऑन हिज और हर रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू।